जिला के अध्यक्ष भाई बलविंदर कैरो जी, अजय कुणाल करण सिंह जी, चौधरी साधुराम कन्नड़ी जी, महिला की जिला की अध्यक्ष श्रीमती सरोज सांगा जी, महिला की हल्का की अध्यक्ष श्रीमती निर्मला नैन जी, हल्का के प्रधान भाई हरि सिंह डागरा जी, आपके शहर में रहे पार्षद श्री राजपाल सैनी जी, टोहाना के शहरी प्रधान भाई सजन गोयल, युवा के अध्यक्ष सतपाल सिंधु जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के जिला के, ब्लॉक के, प्रदेश तक के सभी नेतागण, आज के इस कार्यकर्ता के सम्मेलन में आए हुए टोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव से, शहर के हर वार्ड से पार्टी के बहुत ही निष्ठावान, कर्मठ और मेहनत कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी बोल करके गए, उन्होंने आपके सामने जो लोकसभा का चुनाव जिसकी तारीख तय हो चुकी, हरियाणा प्रदेश में 12 मई को लोकसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव के बारे में खुलकर के आपसे चर्चा करी, खुलकर के बताया कि कांग्रेस के 10 साल के प्रशासन में किस किस्म के हालात प्रदेश के रहे, भारतीय जनता पार्टी को 5 वर्ष की जो सत्ता प्रदेश देश में मिली, इससे देश किन हालात से गुजरा, उस पर भी खुलकर के सारी बातें हुई। साथियों, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, लोकसभा के चुनाव से पहले लोग कांग्रेस के 10 साल के कुशासन से दुखी थे, परेशान थे, लोग बदलाव चाहते थे, कांग्रेस को सत्ता से पार करना चाहते थे। लोगों के सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं था कि जिससे वो अपने मन चाहे वोट डाल करके अपनी मर्जी की सरकार बना सके। कोई तीसरा मोर्चा बना नहीं, और तीसरा मोर्चा जब नहीं बना है तो लोगों ने मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके कांग्रेस को सत्ता से पार किया। कांग्रेस सत्ता से चलेगी, और सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, खास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वायदे देश के लोगों के सामने करे। अगर मैं सारे वायदों का तो जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। 3 ऐसे मुख्य वायदे थे जिससे हर व्यक्ति प्रभावित होता था। आम आदमी ये सोचता था कि अगर ये 3 वायदे भी पूरे हो गए तो भी आम आदमी को एक बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। पहला वायदा किया था कि इस देश से धन लूट करके 50 वर्ष में कांग्रेस के लोग जो विदेशों के बैंकों में जमा जो पैसा कराया, हम उस धन को वापस लेकर के आएंगे, और जन धन योजना के तहत हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कर देंगे। आम आदमी बड़ा प्रभावित हुआ इस बात से। उसने ये मान लिया था कि 15 लाख जब तेरे खाते में आएगा तो आज जो छोटा मोटा कर्जा जो तेरे सर पे है, जिसकी वजह से परेशानी है, तो कर्ज मुक्त हो जाएगा, बचे हुए पैसे से अपना कारोबार कर लेगा। दूसरा वायदा क्या था, इस देश की 70% की आबादी जो गांव में रहते हैं, जो लोग केवल खेती पर निर्भर करने वाले लोग हैं, उनके साथ वायदा किया था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे और फसल का जो लागत मूल्य है उससे 50% किसान को ज्यादा देंगे। किसान ने भी ये मान ली थी
कि तेरी भी पोबारा हो जाए, तू भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से उभर जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और तीसरा वायदा किया था नौजवान बच्चों के साथ जो पढ़े लिखे थे, इनसे कहा था कि अगर हमारी सरकार बन गई तो 2 करोड़ बच्चों को हर साल रोजगार और नौकरी दे देंगे। तीनों ऐसे वायदे थे जिससे हर वर्ग के लोग प्रभावित होते थे। हालांकि नौजवान बच्चों ने तो मोदी की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। जहां कहीं मोदी जनसभा करता था वहां हजारों लड़के खड़े होकर के नारे लगाते थे, मोदी मोदी कहते के लोगों के अंदर एक मैसेज देते थे कि आज का युवा मोदी के साथ। लेकिन सबसे ज्यादा मायूस अगर कोई हुआ तो इस देश का युवा होगा। इसलिए उसको मायूस होना पड़ा जब मोदी जी से पूछा गया कि युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, नौकरी कब मिलेगी, तो मोदी ने युवा का सम्मान बढ़ाने की बजाय ये कह करके युवाओं को अपमानित करने का काम किया कि युवाओं को पकौड़े बना करके बाजार में खड़े होकर के बेचने चाहिए। वो भी एक युवा के लिए इनकम का साधन है, वो भी युवा के लिए एक रोजगार है। जिन युवाओं ने इंजीनियरिंग कर रखी है, जिन युवाओं ने MBA कर रखी है, जिन युवाओं ने PhD कर रखी है, जो कहीं साइंटिस्ट बनने थे, कोई डॉक्टर बनना था, कोई लेक्चरर लगना था, कोई प्रोफेसर बनना था, उन युवाओं को कहते हैं कि आप पकौड़े बेच करके अपना गुजारा करें। जहां युवा को अपमानित किया वहीं 15-15 लाख रुपए की बात कह करके आम आदमी का वोट हासिल कर दिया। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के लगभग सब गांवों में जाकर के आया और गांव में जाने का मौका मुझे इसलिए मिला कि SYL नहर को लेकर के 50 वर्ष से जिस चीज को लेकर के हरियाणा प्रदेश के लोग चिंता कर रहे थे कि ये पानी हमें कब मिलेगा, उसके लिए मुझे याद है 10 नवंबर 2016 को देश की सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसका एक फैसला आया और उस फैसले में लिखा था कि केंद्र की सरकार SYL नहर का निर्माण करके हरियाणा प्रदेश को उसके हिस्से में बंटवारे के वक्त में जो पानी आया था वो पानी उस नहर के माध्यम से हरियाणा के लोगों को दे। और जब ये फैसला आया था तो हमारे मुख्यमंत्री ने प्रदेश के एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। उस बैठक में सारी पार्टियों के लोग गए, मैं भी उस बैठक में गया था। मुख्यमंत्री कहने लगे कि हमारे पक्ष में फैसला आया, अब हम सब लोगों को राजनीति से ऊपर उठ करके देश के प्रधानमंत्री से, देश के राष्ट्रपति से मिलकर इस नहर का निर्माण करवाना है। मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि हम राजनीति से ऊपर उठ करके आपके नेतृत्व में आप जहां जिसके पास भी हमें लेकर के जाओगे हम आपके साथ चलेंगे, हम आपकी लीडरशिप में काम करेंगे। क्योंकि हरियाणा के हितों का इशू था, हरियाणा के किसान को पानी मिलना था, उसके लिए इस बात की कोई लड़ाई थी नहीं कि किसकी लीडरशिप में, किसकी अगवानी में हम जाकर के किसी से मिल करके आए। लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, दुर्भाग्य है प्रदेश का कि हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो अब तक भी प्रधानमंत्री से SYL के मुद्दे के ऊपर समय नहीं ले पाए। उसी दौरान हमने एक फैसला किया था कि SYL का पानी मिले, इसके लिए हमें हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में जाना चाहिए और हमें आंदोलन खड़ा करके केंद्र और प्रदेश की सरकार को मजबूर करना चाहिए। उस दौरान मुझे हरियाणा प्रदेश के हर इलाके में जाने का मौका मिला, हर हल्के के 20-20-30-30 गांव में भी गया। मैंने वहां जहां SYL नहर के लिए लोगों को आंदोलन करने के लिए, उनका साथ लेने के लिए उनसे चर्चा कर रहा था, वहीं मैं पूछ भी रहा था कि 15-15 लाख आपके खाते में आए कि नहीं आए। मुझे एक गांव, शहर, कस्बे में एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा कि मेरे खाते में एक नया पैसा भी आया है। आप टोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव से आए हो, शहर के भी हर वार्ड से आए हो,
पत्रकार साथी भी बैठे, किसी को 15 लाख मिला गया, किसी के खाते में सरकार की तरफ से 15 लाख रुपए आया। बोल के बताओ ताकि प्रेस के लोगों को पता लगे कि नहीं आया, कोई पैसा नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं आया। जिस किसान को इन्होंने ये कहा था, गरीब आदमी को तो ये कह करके मार दिया, कहीं ना कहीं उसको कमजोर कर दिया। वो इस बात की उम्मीद लगाए बैठा था, उसकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। और जो किसान था, खेती करने वाला था, वो ये मानता था कि सरकार बनने के बाद जब तू फसल बेचने जाएगा तो तेरे को 50% लागत मूल्य से ज्यादा मिलेगा। वो अपनी आय 2-3 गुना मान रहा था। बारी बारी कहते लिए थे कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन फसल बेचने जब गया धान की तो नमी के नाम पे 250 से 300 रुपए क्विंटल की काट ली। कोई सरसों की खेती करने वाला था, उसकी सरकार ने खरीद नहीं करी, उसको खुले